हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यार। तो जैसा कि पैसों को समझने का आज हमारा ये 5वां वीडियो है, ठीक है। आज हमारा ये 5वां वीडियो है जिस पे अपन बात करेंगे मनी सप्लाई के बारे में, ठीक है। जिस पे अपन बात करेंगे मनी सप्लाई के बारे में। तो इससे पहले जो मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई प्लीज़ वो जाके पहले वो वीडियो देखो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। जाओ पहले वो देखो कि मनी इवोल्यूशन क्या है, फिर कैसे मनी सप्लाई, मतलब सब कुछ जानने की कोशिश करो यार। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, हाउ टू मैनेज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, सेंट्रल बैंक कैसे मैनेज करता है, वो सारी वीडियोस देखो, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो यार चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मनी सप्लाई के बारे में आज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मनी सप्लाई होता क्या है। देखो, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पर इकोनॉमी में टोटल पैसा मतलब टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, वो आपको मनी सप्लाई के ज़रिए पता चलता है। अभी देखो ये मनी सप्लाई क्या है, अभी समझना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये चीज़ों को अफेक्ट करता है, चीज़ों को अफेक्ट करता है। जैसे कि महंगाई, ठीक है, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, एंड देन उसके बाद देखो ओवरऑल इकोनॉमिक के ग्रोथ पर ये इफेक्ट करता है, ठीक है। मनी सप्लाई जो होता है वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मनी सप्लाई क्या होता है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पर, ठीक है, किसी भी टाइम पर इकोनॉमी में टोटल कितना पैसा अवेलेबल है, ठीक है, कितना पैसा अवेलेबल है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं, ठीक है। समझ गए। तो चलो यार अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कितने प्रकार के मनी सप्लाई होते हैं। देखो मनी सप्लाई तो अपन समझ गए कि टोटल पैसा, मतलब इकोनॉमी में कितना टोटल पैसा अवेलेबल है वो आपको बताता है, ठीक है। अभी ये कितने प्रकार के होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, मनी सप्लाई के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार का मतलब 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है M0, ठीक है, फिर M1, ठीक है, फिर M2 और M3, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई के ये 4 प्रकार हैं, M0, M1, M2, M3, ठीक है। मनी सप्लाई के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है, मतलब M0, M1, M2, M3, ये 4 टाइप्स है मनी सप्लाई के बारे में, ठीक है। अभी देखो, अभी एक एक टाइप को अपन समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ का क्या मतलब है, ये क्या डिनोट करता 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 है, मतलब हर एक चीज़ को अपन बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो चलो यार देखो, एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं M0 के बारे में, ठीक है। M0 आपको क्या दिखाता है, ठीक है। M0 देखो, ये सारे के सारे मनी सप्लाई है, ठीक है। तो ये कौन सा मनी सप्लाई है, तो इसे बताता हूँ। ये देखो, ये मनी सप्लाई कौन सा है, समझना। जो भी फिजिकल करेंसी होता है। फिजिकल करेंसी का क्या मतलब है, जैसे कि सिक्के हो गए, ठीक है, जैसे मतलब सिक्के मतलब कॉइन्स हो गए, देन उसके बाद नोट्स हो गए, नोट्स जो आपको पेपर मनी जिसे बोलते हैं, वो जो जितने भी फिजिकल मनी हैं वो किसके अंडर आती हैं, वो M0 के अंदर आती है। M0 के अंदर कौन सी करेंसी आती है, फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी मतलब जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, मतलब फिजिकल करेंसी, जो नोट यूज़ करते हो, जो कॉइन्स यूज़ करते हो, वो आती है M0 में आती है, ठीक है। M0 में कौन सी करेंसी आती है, M0 में कौन सी करेंसी आती है, फिजिकल मनी। जो कॉइन्स होते हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जो डेली लाइफ में कॉइन्स यूज़ करते हो, जो नोट्स यूज़ करते हो, वो किसके अंडर आती है, M0 में। मतलब M0 जो सप्लाई होता है वो फिजिकल करेंसी का होता है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं M1 के बारे में, ठीक है। M1 को समझना बहुत ही सिंपल है, देखो समझो, ठीक है। M1 को समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो M1 में क्या होता है, अभी आपने ये देख लिया कि M0 में फिजिकल करेंसी है, ठीक है। अब M1 में क्या है, M1 में M0 के साथ साथ, ठीक है, M1 में M0 के साथ साथ इसमें क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। M1 में M0 के साथ साथ, ठीक है, M0 का भी करेंसी, मतलब ये जो फिजिकल करेंसी है, इसके साथ साथ इसमें जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे होते हैं, क्या आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसे होते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में होते हैं, करंट अकाउंट में पैसे होते हैं, वो क्या होता है, वो किस में आता है, कौन से सप्लाई में आता है, वो आता है M1 में, ठीक है। कौन से सप्लाई में आता है, M1 में आता है। M1 में आने का क्या मतलब, फिर से समझना, फिर से बता रहा हूँ।
M0 में फिजिकल करेंसी आती है, M1 में डिजिटल करेंसी, ठीक है। M1 में डिजिटल करेंसी, फिजिकल करेंसी के साथ साथ डिजिटल करेंसी, ठीक है, समझना। M0 में फिजिकल करेंसी है, फिजिकल करेंसी में क्या होता है आपका कॉइन्स आ जाता है, नोट्स आ जाता है, ठीक है। और M1 में क्या आता है, M1 में आता है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मतलब जो आप बैंक अकाउंट में रखते हो, जो आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो वो डिजिटल, और जैसे सेविंग अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट में होता है। मतलब एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप अपने जेब में जितने पैसे मतलब कैरी करके घूमते हो प्लस आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उस टोटल पैसे को कंबाइन कर दोगे तो वो M1 हो जाता है, ठीक है, M1 हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अब M0 समझ गए, M1 समझ गए, अब अपन बात करते हैं M2 के बारे में, ठीक है। M2 में क्या होता है, तो देखो M2 में क्या है, M2 में M1 के साथ साथ समझने की कोशिश करना, जैसे कि M0 के साथ साथ M1 में ये हुआ, अभी ये समझना M2 में M1 के साथ साथ मतलब ये सेविंग अकाउंट के भी पैसे और करंट अकाउंट के भी पैसे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ M2 में जो है, उसके साथ साथ M2 में फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है, क्या फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट हो गया। और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, क्या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जो भी आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो, SIP करते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, मतलब जो छोटे छोटे SIP होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, वो M2 के अंडर आते हैं, M2 के अंडर आते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, समझना, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके साथ M2 में क्या क्या आता है, M2 में M1 के साथ साथ का मतलब है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ साथ जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, वो आता है, ठीक है, वो आता है, क्या आता है, जो भी M2 में क्या आता है, M1 के साथ साथ M1 का क्या मतलब है, जो भी सेविंग अकाउंट का पैसा होता है, जो भी करंट अकाउंट का पैसा होता है, उसके साथ साथ जो फिक्स डिपॉजिट करते हो आप, जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो, वो किस में आता है, वो M2 में आता है, ठीक है, किस में आता है, M2 में आता है, ठीक है। अब आप ये M2 भी समझ गए, अब M0 समझ गए, M1 समझ गए, M2 समझ गए, अब M3 की बात करते हैं, ठीक है। M3 में क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये M3 में देखते हैं, ठीक है। अभी ये समझना M3 में क्या आता है, अब M3 में आता है, समझना, M3 में M2 के साथ साथ का क्या मतलब है, फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बड़े इन्वेस्टमेंट, मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट, पहले समझो बड़े इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े डिपॉजिट भी आता है, बड़े डिपॉजिट मतलब ज़्यादा डिपॉजिट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये किसके अंडर आता है, वो M3 के अंदर आता है। अब इसे समझने की कोशिश करना कि मैं बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े डिपॉजिट कैसे बात कर रहा हूँ, इसमें मतलब एग्जांपल मुझे बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जो भी बैंक सेक्टर होते हैं, जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, जब वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे कि FII DI, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो भी बड़े बड़े डिपॉजिट होते हैं बैंक में, मतलब जो बैंक का पैसा होता है, जो बैंक डिपॉजिट का, बैंक के पास जो पैसा होता है, बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े मनी, वो किसके अंदर आता है, M3 के अंदर आता है। M3 के अंदर क्या क्या आता है, M2 के साथ साथ, M2 के साथ साथ, ठीक है, M2 के साथ साथ का क्या मतलब है, फिक्स डिपॉजिट और छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े डिपॉजिट, ठीक है। अब आपको कोई डाउट नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो यार, एकदम सिंपल वे में फिर से समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ सप्लाई, ठीक, टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, कितने प्रकार के मनी सप्लाई होते हैं, ठीक है। M0, M1, M2, M3, ठीक है, M0, M1, M2, M3, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब M0 में क्या आता है, M0 में आता है आपकी फिजिकल करेंसी, ठीक है। फिजिकल करेंसी का क्या मतलब होता है, जो नोट्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब फिर M1 में क्या आता है, M1 में आता है आपके सिक्योरिटी, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं, जो सेविंग अकाउंट में और जो करंट अकाउंट में पैसे होते हैं, वो आता है कि मतलब M1 में क्या क्या आता है, M1 में
M0 के साथ साथ बता रहा हूँ, M0 के साथ साथ इसे जो भी यहाँ पे करूँगा ना उसे ऐड कर देना इसमें। मतलब M0 के साथ साथ जो फिजिकल करेंसी है, फिजिकल करेंसी के साथ साथ जो डिजिटल करेंसी है वो आती है, ठीक है। M1 में क्या आता है, M1 में फिजिकल करेंसी के साथ साथ डिजिटल करेंसी आती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं M2 के बारे में, ठीक है। M2 में क्या क्या आता है, M2 में फिक्स डिपॉजिट और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, के साथ, फिक्स डिपॉजिट और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ जो ये सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का पैसा है वो भी आता है, ठीक है। अब फिर अपन बात करते हैं M3 के बारे में। तो M3 में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़े बड़े डिपॉजिट, जो भी बड़े बड़े फंड्स आते हैं वो होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आते हैं, ठीक है। समझ गए आप, समझ गए ना। तो चलो यार अब आगे बात करते हैं। आप टाइप्स ऑफ सप्लाई समझ गए, अब इसके रोल समझते हैं, ठीक है। तो गाइज यार अब टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई समझ गए हो, तो अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब जो भी मनी सप्लाई के मैंने जो टाइप्स आपको बताए उनका क्या रोल है मार्केट में, ठीक है। तो वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्या बताने की कोशिश करता हूँ, रोल ऑफ डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। अब इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो मैंने आपको M0 बताया, ठीक है, M0 बताया और M1 बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, M2 बताया, ठीक है, M2 बताया और M3 बताया, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करना कि ये चारों मतलब क्या रोल, मतलब क्या बताते हैं मार्केट में, इनका क्या रोल है, ठीक है। तो देखो समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करना बस। जो M0 और M1 होता है, ठीक है, M0 M1 जिसमें फिजिकल और डिजिटल करेंसी आती है, ठीक है, फिजिकल और डिजिटल करेंसी आती है M1 और M0, ठीक है। M1 और M0 की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको क्या बताता है, मतलब क्या रोल है इनका, तो ये इनका रोल है डेली लाइफ का। डेली लाइफ का क्या मतलब बता रहा हूँ मैं, डेली लाइफ में जो आप पैसे कैरी करते हो, जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, ठीक है, जो आप खर्चे करते हो, ठीक है, डेली लाइफ रूटीन की बात कर रहा हूँ। डेली लाइफ में जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हो, जो आप खरीदते बेचते हो, जो भी आप मतलब डेली लाइफ में जो भी कुछ होता है पैसों से, जैसे कि कुछ खरीदना बेचना या फिर मतलब रिचार्ज, कुछ भी बता रहा हूँ मैं, जो डेली ट्रांजैक्शन होता है, जो डेली का ट्रांजैक्शन होता है वो किस में आता है, वो M0 और M1 में आता है, ठीक है। किस में आता है, M0 और M1 में। और वही अब बात करते हैं M2 और M3 के बारे में। तो M2 और M3 में क्या आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब आज के बारे में नहीं, जो भी आप 1 साल या फिर अगले 2 साल के बाद का इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी मतलब जो भी आप कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, बाद में इन्वेस्टमेंट करते हो पैसा नहीं लेने के लिए, वो आता है M2 और M3 में, ठीक है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि मैंने बताया कि M2 में आता है आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट और प्लस फिक्स डिपॉजिट, और M3 में आता है आपके बड़े बड़े डिपॉजिट और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी आप समझ गए, अब इनका क्या रोल है आप समझ गए। देखो M0 और M1 का क्या रोल है, जो डेली लाइफ, जो डेली रूटीन में आपके पैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो खरीदना बेचना जो भी आपका होता है रूल, वो M0 और M1 में आता है, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं जो M2 और M3 में आता है, ठीक है। M2 और 3 में क्या आता है, M2 और M3 में मतलब M2 और M3 में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो किसके अंडर आता है, मतलब क्या दिखाता है, कौन दिखाता है, वो M2 और M3 दिखाता है, ठीक है। समझ गए आप, अब इनके रोल भी समझ गए। चलो यार अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यार अपन ने ये बात कर लिया कि यार भाई टाइप्स ऑफ बात कर लिया, अपन ने उसका रोल बात कर लिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यार कि RBI, मतलब जो RBI जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे मैनेज करती है, ठीक है, कैसे मैनेज करती है। देखो इस पर तो मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं, मतलब पिछले वाले वीडियो में भी बात किया है, उसके पिछले वाले वीडियो में भी बात किया है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ ताकि जो नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाए, ठीक है। RBI मैनेज कैसे करता है, ठीक है। तो गाइस जरा बात करते हैं हाउ सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल मनी सप्लाई। क्या, हाउ सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल मनी सप्लाई, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करना, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो अभी सेंट्रल बैंक मैनेज कैसे करता है, ठीक है, मैनेज कैसे करता है, अगर मतलब सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करता है मनी सप्लाई को, उसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ठीक है। आप भी जानते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, मैंने सारे मतलब पिछले वीडियो में सब कुछ कवर किया है,
तो इसमें मैं थोड़ा बताऊंगा। अगर आपको पूरा इसके बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाना, उसे पूरा देखना समझना, देन उसके बाद ये वीडियो पे आना। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो करते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग इंटरेस्टेड कम होंगे लोन लेने के। जब लोग लोन कम लेंगे, जब लोग लोन कम लेंगे तो भाई उनके पास पैसा कम होगा। जब उनके पास पैसा कम होगा तो वो खर्चे कम करेंगे। जब वो खर्चे कम करेंगे तो भाई पैसा ऑटोमेटिकली, जो महंगाई आ जाती है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, समझ। अब अपन बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में, OMO के बारे में। OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO का क्या मतलब होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आते हैं बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटीज़ और बड़े जो भी अलग अलग जो पेपर प्रॉमिस पेपर्स होते हैं, जैसे कि ये बॉन्ड्स, सिक्योरिटी मतलब जो लोन्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, जने ये नहीं पता कि ये बॉन्ड्स क्या होता है, तो भाई बॉन्ड एक तरह का लोन्स होता है। ठीक है, लोन होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी जस्ट लाइक अ प्रॉमिस पेपर, जिसमें आपके पैसे, मतलब पैसे, ये सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड है भाई, समझने की कोशिश करना, सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड है। ठीक है, एक पहला काम करती है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, दूसरा काम करती है कि OMO। फिर उसके बाद आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट करती है। रिजर्व रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, जो भी बैंक के पास पैसा होता है उसे होल्ड करके रखती है। ठीक है, मार्केट में फैलने नहीं देती है। मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा, रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब कि जो भी पैसा बैंक के पास होता है, ठीक है, जो भी पैसा बैंक के पास होता है उसे होल्ड करके रखती है। मतलब अपने वॉलेट में पैसा होल्ड करके रखती है, मार्केट में फैलने नहीं देती है। तो इस वजह से भी कंट्रोल किया। तो गाइस यार, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई। ठीक है, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि देखो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो उससे मनी सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब वो अपने मैनेज हिसाब से, अपने हिसाब से करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या घटाना। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जो बात करते हैं OMO, बॉन्ड्स को देना है या लेना है, वो भी बात करते हैं भाई। सिक्योरिटी कितना देना है, कितना लेना है, उस हिसाब से अगर ज़्यादा पैसे हो गए हैं, मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है तो सिक्योरिटी को बेचते हैं, और अगर मार्केट में कम पैसा है तो सिक्योरिटी को लेते हैं। समझने की कोशिश करना। और फिर उसके बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट, अगर मार्केट में पैसा कम है तो मार्केट में पैसा डालते हैं, मतलब लोन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और फिर अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो लोन को कम कर देते हैं कि मार्केट में कम पैसा जा। मतलब ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये जो 3 चीज़ें हैं वो मेन है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन उसके बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये 3 चीज़ें। अगर इनके ऊपर आपको डिटेल में समझना है तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, समझाया है। तो जाओ यार इस वीडियो को देखो, क्या कर रहे हो आप, जाओ समझो, जानो इसके बारे में, उसके बाद तो और आपकी चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, अब यार अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, अपन आगे क्या बात करते हैं, व्हाई मनी सप्लाईज मैटर। क्या, व्हाई मनी सप्लाईज मैटर। अब मनी सप्लाई आपके मैटर क्यों करता है, देखो समझने की कोशिश करना, मनी सप्लाई मैटर क्यों करता है। क्या बात करने जा रहे हैं अपन, व्हाई मनी सप्लाई। ठीक है, व्हाई मनी सप्लाई मैटर। ठीक है, व्हाई मनी सप्लाई मैटर। अब व्हाई मनी सप्लाई मैटर समझने की कोशिश करना। मनी सप्लाई मैटर क्यों करता है, देखो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, मार्केट में अगर ज़्यादा पैसे हो तो इन्फ्लेशन आ जाता है, मार्केट में अगर कम पैसे हो तो डिफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, मार्केट में अगर कम पैसे हो तो डिफ्लेशन आ जाता है। अब डिफ्लेशन आने की वजह से क्या होता है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, क्या, इकोनॉमी की ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है। और इन्फ्लेशन आने से क्या होती है, कुछ ज़्यादा तेज़ हो जाती है भैया, उससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, महंगाई, उससे भी ग्रोथ स्लो हो जाती है, बकवास हो जाती है। समझना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ताई। समझ रहे हो, ये इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में ज़्यादा पैसे हों, और डिफ्लेशन तब होता है जब मार्केट में पैसे ही ना हो, मतलब पैसे ही कम हो। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो भाई खर्च क्या करेंगे, जब खर्च ही नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगी, यूज लॉजिक। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं भाई, मतलब मैनेज, यहाँ पे मैटर्स क्यों करता है, मनी सप्लाई मैटर क्यों करता है, तो समझना, इन दोनों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को मैनेज करने के लिए मनी सप्लाई बहुत ही मैटर करता है। मनी सप्लाई मैटर इसलिए करता है कि भाई या तो ज़्यादा महंगाई आई तो प्रॉब्लम, या तो ज़्यादा सस्ता हुआ तो प्रॉब्लम। क्योंकि देखो यार, इन दोनों को मैनेज करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज करने के लिए मनी सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मनी सप्लाई से आपको ये अंदाज़ा लगता है कि भाई को कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, कब, जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल बैंक मैनेज कैसे करती है, जो मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हो, देन उसके बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो वो सब सारी चीज़ें जो डिसीजन लेती है, वो डिसीजन मेकिंग कहाँ से होता है, मनी सप्लाई पे होता है ना। ठीक है,
तो वो सब ये सब सारी चीज़ें मनी सप्लाई में मैटर करती हैं। ओवरऑल बताऊँ तो ये इकोनॉमी के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, ठीक है, आपके डेली लाइफ पे इफेक्ट करता है, ठीक है, आपके डेली लाइफ पे इफेक्ट करता है, देन उसके बाद इकोनॉमी के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी सप्लाई, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो गाइज यार अब अपन बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। कंक्लूजन के बारे में का क्या मतलब है कि जो मनी सप्लाई होता है, ठीक है, मनी सप्लाई जो होता है ना वो आपके डेली लाइफ से लेके इकोनॉमी के ग्रोथ तक बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब देखो, अब अफेक्ट तो करता है, ठीक है, ये सब जानते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है मनी सप्लाई से। देखो आरबीआई मान लो कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, आरबीआई कोई डिसीजन लेती है किसी लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हो, घटाना हो, देन उसके बाद कोई रूल एंड रेगुलेशन लाना हो, तो वो अगर जो लाती है, अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता, मनी सप्लाई के बारे में नहीं पता, मनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में नहीं पता, हाउ मनी वर्क, मतलब इस क्रिएट कैसे भी नहीं पता, मतलब सब कुछ अगर पैसों के बारे में ही आपको नहीं पता है, अगर आपको पैसों के बारे में ही नहीं पता कि पैसे वर्क कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, मतलब सब कुछ अगर आपको ये सब नहीं पता है, तो आपको जो वो डिसीजन लेते हैं ना, आरबीआई जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आता यार ये क्यों ले रही है, क्यों कर रही है, मार्केट में कम पैसा मतलब क्या होता है, मार्केट में ज़्यादा पैसा मतलब क्या होता है, इससे क्या होगा, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रही तो इससे क्या होगा, लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दे रही तो इससे क्या होगा। तो मेरे भैया ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल आपके इकोनॉमी की ग्रोथ करता है, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है, आपके डेली लाइफ पे अफेक्ट करता है। तो अगर ये सब चीज़ें जानोगे ना तो समझोगे, ठीक है, अगर समझोगे तो बकचोदी नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये मनी कंट्रोल मतलब मनी सप्लाई के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो यार अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, लास्ट थिंग, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, इससे यार मोटिवेशन आएगा, समझ रहे हो, ठीक है, इससे मोटिवेशन आएगा। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, एवरीवन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।